हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अचीवे में। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम यूपी लेखपाल 2021 भर्ती की परीक्षा तैयारी के लिए हिंदी की सीरीज़ चलाई है, जिसमें हमने वर्णमाला का चैप्टर आपको डिटेल से पढ़ाया है और आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराए हैं। और अब हमारा संधि का चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम संधि के चैप्टर में विसर्ग संधि को पढ़ेंगे, जिसमें से कि हमने स्वर संधि देख चुके हैं और हमने स्वर संधि की ट्रिक्स भी देख चुके हैं। तो यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देखने के लिए या तो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं या फिर हमारे चैनल पर जाकर भी उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर विसर्ग संधि को कराएंगे और यहाँ पर विसर्ग संधि को कराने के साथ साथ में आपको इस तरह से बताएंगे कि आपको वह क्वेश्चंस देखते ही पता चल जाए कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। तो दोस्तों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। हम आपको नियम के साथ साथ इसकी ट्रिक्स भी बताते चलेंगे, जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी आगे विसर्ग संधि के। तो दोस्तों, नियमों को बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। विसर्ग संधि में बहुत सी गलतियां होती हैं दोस्तों। हम आपको 5-6 ट्रिक्स भी बताएंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि विसर्ग संधि ईजिली हम कैसे छाट सकते हैं। कहीं पर भी अगर हमें क्वेश्चन मिला हो किसी भी वर्ड का, तो हम पता कर सकते हैं कि विसर्ग संधि यह है या फिर नहीं है। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। हम चलते हैं अपने विसर्ग संधि पे। तो विसर्ग संधि में क्या देखते हैं सबसे पहले? तो विसर्ग संधि सबसे पहले देखते हैं कि विसर्ग संधि होती क्या है। तो क्या होती है विसर्ग संधि दोस्तों? तो विसर्ग संधि ऐसी संधियाँ होती हैं विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर देखिए दोस्तों, उदाहरण में क्या लिखा है, मन फिर विसर्ग लगा है प्लस अनुकरण। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विसर्ग के बाद स्वर, ये विसर्ग है, उसके बाद क्या है, ये ए क्या है, ये स्वर है, या फिर कोई भी व्यंजन भी होता तब भी चल जाता। तो उसके बाद फिर उनको जब जोड़ते हैं उसके बाद जो भी विकार उत्पन्न होगा, यहाँ पर क्या बना, मनोनुकूल बना। तो मनोनुकूल एक विकार उत्पन्न हुआ, मतलब कि कुछ वर्ड बना। तो ये जो वर्ड बना ये क्या होता है, विसर्ग संधि होती है। मतलब विसर्ग को मिलाकर अगर कोई वर्ड न्यू वर्ड बने तो उसको विसर्ग संधि कहा जाता है। तो दोस्तों, ये सिंपली है। जैसे हम स्वर संधि कहते हैं, स्वरों के मेल से क्या बनती है, स्वर संधि बनती है, और व्यंजनों के मेल से व्यंजन संधि बनती है, और विसर्ग के मेल से विसर्ग संधि बनती है। तो अब हम देखेंगे कि विसर्ग संधि किस किस प्रकार से बनती है। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट नियम यह कहता है कि जो ए और आ होता है, ए और आ पहले आए, उसके बाद फिर विसर्ग आए, उसके बाद फिर क्या आए, कोई भी स्वर आ जाए, या फिर वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण, इनको जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है, इनको हम सघोष वर्ण भी कहते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों सघोष वर्ण? आपने देखा होगा। दोस्तों, आप यहाँ पे देखिए, ये कौन सा वर्ग है, ये कै वर्ग है। कौन सा वर्ग है? कै वर्ग है। तो कै वर्ग का कौन कौन सा? तीसरा और चौथा और पांचवा। यदि इन तीनों, ये तीनों, ये जो कै, ख और ड ये आ जाएं, या फिर य रै लै वै क्या आ जाए, य रै लै वै आ जाए, तो क्या होगा, विसर्ग को ओ में चेंज कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बहुत से बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन रहती है कि ये अगर आपको ऐसे देते अधोगति, तो मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, इसको स्वर सोचेंगे कि ये स्वर संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण है। लेकिन हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं कि जहाँ पर ओ की मात्रा आ गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा स्वर संधि ही होगी, वो विसर्ग संधि भी हो सकती है। तो दोस्तों, इसकी पहचान करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यह देखना होगा कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए ए या फिर आ। जैसे कि ध में ए की मात्रा है, उसके बाद फिर क्या लगा है, विसर्ग लगा है, उसके बाद फिर ग लगा है। ग क्या है? ग एक सघोष वर्ण है। क्या है? सघोष वर्ण। ये आया इसी वजह से यहाँ पर ये जो बनेगा अधोगति, यहाँ पर विसर्ग का लोप होकर ओ की मात्रा आ जाती है और ये क्या बन जाता है,
विसर्ग संधि का उदाहरण बन जाता है। इसी प्रकार से आप मनोबल देखिए, मनोबल में न है, न में अ की मात्रा है, उसके बाद फिर विसर्ग आया और यहाँ पर क्या लगा ब क्या है, ब भी एक सघोष वर्ण है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, मनोबल एक विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। तो दोस्तों इस तरह से हम देखते हैं कि विसर्ग संधि कैसे पहचानते हैं ओ वाले शब्दों में। तो आपने देख चुके हैं कि विसर्ग संधि क्या क्या होती है, मनोबल, अधोगति, मनोनुकूल, यह सभी विसर्ग संधि के उदाहरण हैं जो कि ओ का विसर्ग को लोप करके ओ का उत्पादन करते हैं। तो आप देख चुके हैं दोस्तों नियम क्या है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नियम पे। यहाँ पर जो नेक्स्ट नियम दिया है दोस्तों, वो क्या दिया है, विसर्ग में पहले ए आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो, वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण अथवा य र ल व है में से कोई हो तो विसर्ग का र या आधा र हो जाता है। तो दोस्तों इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है विसर्ग से पहले, जैसे हमने यहाँ पर देखा विसर्ग है, इससे पहले हम देखेंगे तो इससे पहले क्या है, इससे पहले छोटी ई की मात्रा है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है ए और आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, तो यहाँ पर छोटा ई जो है वो स्वर आ रहा है, ठीक है, विसर्ग से पहले, और बाद में कोई अन्य स्वर हो, तो यहाँ पर बाद में आप देख रहे हैं क्या है, आ एक स्वर है, ठीक है, अन्य कोई भी हो सकता है, ए आ 11 स्वर होते हैं हिंदी के अंदर, उनमें से कोई सा भी स्वर यहाँ पर आ सकता है। और वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण, अभी हमने बताया था आपको तीसरा चौथा पांचवा वर्ण कौन से होते हैं, अथवा य र ल व और है, इनमें से यहाँ पर कोई भी वर्ण आ जाए तो उसका क्या होगा, उसमें विसर्ग का लोप होकर र आ जाता है, क्या आ जाता है, र आ जाता है। तो आप दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी छोटी ई है, यहाँ पर भी छोटी ई और यहाँ पर भी छोटी, उसके बाद विसर्ग आया, उसके बाद फिर स्वर आया, तो इसका क्या बना, निराहार, और यहाँ पर स्वर आया इसीलिए यहाँ पर बना निराशा। यहाँ पर ध आया, ध जो क्या है वो ध एक सघोष वर्ण है, इसीलिए क्या बना, निर्धन बनेगा। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम आपको इसको ट्रिक के थ्रू भी हम आपको इसको सिखा देंगे, जिससे कि झट से आप इसको पता लगा लेंगे कि ये विसर्ग संधि है या नहीं है। तो दोस्तों हम नियम देखते हैं। थर्ड नियम कहता है कि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ और श हो तो विसर्ग क्या हो जाता है, श हो जाता है, क्या हो जाता है, श हो जाता है। तो दोस्तों हम इसको उदाहरण से समझते हैं। तो इन्होंने कहा है कि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटी ई है और यहाँ पर भी छोटी ई है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर छोटा ऊ है, तो ये क्या हुआ, विसर्ग से पहले स्वर आ गया और उसके बाद च, छ या श हो तो उसका क्या हो जाता है, उसका श में परिवर्तन हो जाता है, कहाँ में परिवर्तन हो जाता है, श में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नी विसर्ग प्लस चल निश्चल, नी विसर्ग प्लस छल निश्चल, और दू विसर्ग प्लस शासन दुशासन होता है। तो यह हमारा थर्ड रूल हो गया। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ रूल पे। फोर्थ रूल कहता है विसर्ग के बाद यदि त या स हो और विसर्ग स बन जाता है तो क्या होता है, विसर्ग स बन जाता है। कैसे, इन्होंने कहा है कि विसर्ग के बाद, अब हम देखते हैं विसर्ग लगा है नम में और इसके बाद ता आ रहा है, यहाँ पे विसर्ग लगा है, यहाँ पर सा आ रहा है। तो अगर इस तरह से बने कि विसर्ग के बाद या तो ता आ रहा हो या फिर श आ रहा हो, तब क्या करते हैं, फिर जब हम इसका विकार उत्पन्न करेंगे तो यहाँ पर आधा शय आ जाएगा। देखो यहाँ पे भी आधा शय दिख रहा है, यहाँ पर भी आधा शय है और यहाँ पर भी आधा शय है। तो नमस्ते, निसंतान और निस्साहस, यह सभी विसर्ग संधि के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट नियम पे। नेक्स्ट नियम कहता है विसर्ग से पहले ई उ और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई भी वर्ण हो विसर्ग का श हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ई और ऊ आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ई, छोटी ई और छोटा ऊ। तो ये देखिए छोटी की मात्रा है और यहाँ पर नीचे छोटे ऊ की मात्रा है, तो उसके बाद क्या आ जाए, क आ जाए, ख, ट, ठ, प और फ आ जाए।
तो उसके बाद जो भी शब्द बनेंगे उनमें श आएगा। क्या आएगा? श आएगा, वो भी आधा श। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा। इसका उदाहरण होगा निष्कलंक और चतुष्पाद। नेक्स्ट नियम देखते हैं दोस्तों हम। यहाँ पर नेक्स्ट नियम कहता है कि विसर्ग के बाद क ख अथवा प फ होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि विसर्ग दिया है और उसके बाद क दे दिया या ख दे दिया अथवा प दे दिया या फिर फ दे दिया तो फिर उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। वो एग्जैक्टली ऐसा ही दिखा, ऐसे का ऐसे ही लिखा जाएगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने ट्रिक्स पे। तो हम कैसे पहचानेंगे कि यह विसर्ग संधि है या नहीं है? तो आपको 4-5 बातें ध्यान में रखनी है। क्या क्या? यदि शब्द में विसर्ग चिन्ह लगा हो, क्या लगा हो? शब्द में विसर्ग चिन्ह लगा हो तो वो क्या होंगी? विसर्ग संधि होंगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं निर्गुण और निर्जन, इसमें आपको विसर्ग संधि दिख रही है बीच में, तो इसका मतलब क्या हुआ? यह है विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं कि जहाँ पर श मतलब कि आधा श और पूरा श, आधा से और पूरा से और आधा श और पूरा से आ जाए, इस तरह से ये तीनों बने हों, ये बीच में आ जाए, तो समझ लिए वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर भी विसर्ग संधि ही होगी 100%। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप ये देखिए यहाँ पर क्या है? दुशासन और दुस्संतान, यह सभी विसर्ग संधि के उदाहरण होते हैं। यहाँ पर भी आधा से आ रहा है और यहाँ पर भी आधा से आ रहा है। अब देखिए कि जहाँ पर ओ की मात्रा के बाद सघोष वर्ण आ जाए। अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है दोस्तों कि आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो कि बहुत से बच्चे इसमें ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि ये गुण संधि होगी। क्योंकि यहाँ पर ओ की मात्रा आ रही है, तो ओ की मात्रा देखते ही 100% मतलब कि ओ की मात्रा देखते ही जिन्होंने विसर्ग संधि नहीं पढ़ी वो 100% इसको गुण संधि का उदाहरण ही मानेंगे। दोस्तों आप ऐसी गलती ना करें, इसको अच्छे से पढ़ें क्योंकि यहाँ से बहुत ही कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो मनोहर है, मनोहर में ह आ रहा है और यहाँ पर ज आ रहा है और यहाँ पर ग आ रहा है। यहाँ पर ये सभी क्या है? ये सघोष वर्ण होते हैं, इसीलिए आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। तो ये सभी भी विसर्ग संधि के उदाहरण होते हैं। अब हम देखते हैं जहाँ आधे श, आधा स और आधा श आ जाए तो वो भी क्या होंगे? विसर्ग ही होंगे। जैसे कि दुष्कर, निष्पाप और निष्फल, यह सभी विसर्ग संधि के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 5th, जहाँ पर मध्य में आधे रै का मात्रा लगी हो। क्या लगी हो? आधे रै की मात्रा लगी हो। जैसे कि निर्गुण, निर्जन, निर्भय, यह सभी भी क्या होते हैं? विसर्ग संधि के उदाहरण होते हैं। तो दोस्तों हमने आपको विसर्ग संधि के रूल्स भी बता दिए हैं और उसकी ट्रिक भी बता दी है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है और हमारी मेहनत भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट हो सके। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।